Okay, guys, think we should start. ओके सो आज का हमारा जो ये एजेंडा है वो है कंप्यूटर साइंस जो सकराई यूनिवर्सिटी में उसकी एडमिशन के हवाले से स्पेशली एमएस प्रोग्राम। और आज हम उसी पे जो है ना कंटिन्यूस टॉक करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपसे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा डेटा शेयर कर सकूं। सो लेट्स स्टार्ट विथ माय इंट्रोडक्शन। So basically, my name is Sanaula. I'm currently the alumni of Electrical Engineering Department, and currently I'm a MS scholar at Sakhar IB University. मैंने अपनी डिग्री जो की थी वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की थी सखर आईबी यूनिवर्सिटी से ही। 2021 में पास आउट हुआ हूँ। और उसके फौरन बाद जो है ना मैंने जो है ना एज ए रोबोटिक इंस्ट्रक्टर की जॉब स्टार्ट की थी। तो उसमें मैंने जो है ना 1 साल और 3 माह, मतलब इट्स लाइक 15 मंथ्स का मुझे एक्सपीरियंस है उसका। उसके बाद मैंने जो है ना एज ए रिसर्च एसोसिएट मेरा जॉब स्टार्ट हुई थी। एक प्रोजेक्ट बेस्ड था सिंध एचईसी की तरफ से उसमें। वो भी सखर आईबी यूनिवर्सिटी का एक क्रैब लैब है जिसको हम सेंटर ऑफ रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन कहते हैं, जिसमें 3 क्लस्टर्स पे काम हो रहा है। और उसके बाद जो है उसके अलावा मैं एआई एंड रोबोटिक इंथुजियास्टिक था। तो currently I'm selected for exchange program to नॉर्वे। नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी है हमारे पास एक NTNU। तो उसमें तो ये है मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सो आज हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी शुड स्टार्ट एमएस। बेसिकली एमएस का पर्पस क्या है? तो मोस्टली जो हमें पाकिस्तान की जो स्टडीज बताती हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ जो कॉन्सेप्ट्स होता है लोगों का वो होता है कि हमें जॉब मिलेगी। फॉर सपोज हमें ग्रेजुएशन बेसिस पे जॉब नहीं मिली है तो हमें मास्टर्स बेसिस पे जॉब मिलेगी। तो अ, अब आप में से जो है ना कितने लोग ये जो समझते हैं कि उनका मास्टर्स का पर्पस है कि उनको जॉब जल्दी मिले या उनकी जॉब हंटिंग ईजी हो? I want to make it interactive session. That's why I'm asking question और ये हम वन ऑन वन हमारे क्वेश्चंस भी होते रहेंगे। तो I would love to listen your voice during this whole सर presentation। सर लास्ट में अगर क्वेश्चन आंसर सेशन कर दें तो ये कंटिन्यूस हो जाए हमारा। और ये भी जबरदस्त ओके। ओके फाइन परफेक्ट। क्योंकि सो जो रिकॉर्डिंग होगी वो बच्चे सुनेंगे तो वो कंटिन्यूस मतलब हो देन एट द एंड क्वेश्चन आंसर सेशन। परफेक्ट 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 है। सो बेसिकली जो मेन जो होता है ये एमएस का वही होता है कि एमएस जो है हमारी इट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन बैचलर डिग्री एंड पीएचडी डिग्री। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब के लिए ये होता है कि आपको मास्टर्स या पीएचडी रिक्वायर नहीं होती अगर आप फील्ड वर्क करना चाहते हैं। लेकिन इफ यू वांट टू गो फॉर फॉर एग्जांपल आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि हमें लेक्चरर बनना है, ठीक है, यूनिवर्सिटी में किसी में, या लैब इंजीनियर बनना है और उसके लिए हमें एमएस रिक्वायर है। तो दिस इज आल्सो वन वे। बट मेन पर्पस जो है इस वक्त हमारे पास जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का वो ये है कि एमएस हमारे पास एक ब्रिज हो और बैचलर और पीएचडी के लिए, और हमारी जो पीएचडी हंटिंग हो वो हमारी ओवरसीज है। तो इससे ये एक फायदा होता है कि अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से मास्टर्स कर लेते हैं और एक दो रिसर्च पेपर निकाल लेते हैं तो इससे ये बेनिफिट होता है कि आपकी पीएचडी बड़ी आसान हो जाती है। अब फॉर सपोज अगर हम कहें कि आपने जो है ना एमएस कर ली सकराई यूनिवर्सिटी से और आप किसी पाकिस्तान की किसी सिंध के किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर लग गए, तो एज अ लेक्चरर आपकी जो सैलरी होती है वो होती है अराउंड अबाउट 100 जो है ना के, मतलब 1 लाख रुपए अराउंड अबाउट, और थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी। तो ये हमारे पास करीब जो है ना मतलब कि ऐसे समझे 300 या $400 बनते हैं।
तो उस हिसाब से अगर आप देखा जाए, अगर आप एमएस के बेसिस पे अगर कोई फ्रीलांसिंग वगैरह भी करते हैं तो नॉर्मली पर मंथ 1000 से 15 जो है ना 100 यूएस डॉलर्स लोग कमाते हैं। तो एक ये वे है कि आपके स्किल्स इंप्रूव हो, आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल इंप्रूव हो। दूसरा ये है कि आपको पीएचडी में बेनिफिट हो। और इस वक्त बाहर जाने के लिए सबसे बेस्ट वे जो है वो है स्टूडेंट वीजा। तो इट्स अ ब्रिज बिटवीन एमएस एंड पीएचडी। अब एमएस जो है हमारे पास सखरा यूनिवर्सिटी में, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है क्या है। तो ये बहुत से स्टूडेंट के क्वेश्चन थे कि सर हमारा फॉर सपोज हमारी सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, बैचलर जो है सिविल इंजीनियरिंग में है, या हमारा बैचलर जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, या हमारा बैचलर कंप्यूटर साइंस लेकिन कॉलेज साइड से है, तो क्या हम जो है ना एमएस में एडमिशन ले सकते हैं। तो एमएस में एडमिशन लेने के लिए सखरा यूनिवर्सिटी में आपके पास जस्ट एचईसी यूनिवर्सिटी से आपके पास जो है ना बैचलर 16 ईयर एजुकेशन की जो है ना एजुकेशन हो। और वो एजुकेशन जो है आपकी रिलेवेंट फील्ड इन अ सेंस कि आप सिविल के हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, मतलब सिविल इंजीनियरिंग है आपकी, या आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, या आपकी कंप्यूटर साइंस है। तो ये तीनों फील्ड एक्सेप्टेबल है। इन तीनों में से आप स्विच कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस। लेकिन कुछ फील्ड ऐसी हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है ना, लाइक केमिकल इंजीनियरिंग, लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब बैचलर एक स्टूडेंट के मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है एंड ही वांट टू मतलब ज्वाइन एमएस कंप्यूटर साइंस, तो उन्हें जो है ना फिर हमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है। उनका सिलेक्शन बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि उनके बहुत ज्यादा कोर्सेज होते हैं जो इररिलेवेंट होते हैं एमएस से। तो अब मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपके पास एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपके पास जो है ना बैचलर डिग्री हो, मिनिमम मार्क हो 60% या 2.2 सीजीपीए हो। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आता है जो अक्सर स्टूडेंट भी पूछते हैं कि सर एडमिशन के लिए क्या मतलब प्रोसीजर क्या होता है। तो बेसिकली हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं जिनके बेसिस पे जो है ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं एमएस में। सबसे पहला जो टेस्ट आता है वो आता है गेट का। और गेट का ऑलमोस्ट एवरी मंथ जो है ना आप नेशनल एप्टीट्यूड जो है ना एनटीएस की वेबसाइट में, नेशनल टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट पे हर माह इसका अटेम्प्ट दे सकते हैं। इसमें 2 डिफरेंट स्कोर होते हैं, एक होता है परसेंटाइल, एक होता है आपका एक्चुअल स्कोर। और परसेंटाइल ये बताता है कि आपकी ओवरऑल जितनी भी स्टूडेंट्स हैं उसमें आपकी जो है ना स्कोर कितना है। फॉर सपोज आपका स्कोर है 60 लेकिन आपका परसेंटाइल है 98, तो इसका मतलब है कि आप जो 98% स्टूडेंट से टॉप जो थे ना, तो उनका स्कोर था 68। ओनली 2% जो स्टूडेंट है जिनका 60 से ऊपर है इसको। तो इस हिसाब से यू आर इन टॉप 98% स्टूडेंट्स। तो ये एक है ये गेट का। इसके अलावा होता है हेट का टेस्ट, हायर एप्टीट्यूड टेस्ट। ये ज्यादातर हम हायर एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ना साल में एक बार एचईसी लेता है। और ये ज्यादातर चीवनिंग हो गई या चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो गई, तो इस तरह की स्कॉलरशिप जब अनाउंस होती हैं, कॉमनवेल्थ हो गई, तो उनमें जो है ना ये अक्सर जो है ना पूछते हैं। मेरे ख्याल से सबको मेरा वॉइस सही आ रहा है, कुछ स्टूडेंट्स को मेरा वॉइस सही नहीं आ रहा है। एनीवन कैन कंफर्म कि मेरा वॉइस सबको सही आ रहा है? बिल्कुल आपका वॉइस सही है, मे बी उनका नेट का इश्यू हो। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। तो एक टेस्ट है गेट, उसके अलावा दूसरा जो मैंने आपको बताया वो हेट जो एक साल में एक बार आता है। तो तीसरा है हमारे पास सी बायू का गेट। सी बायू का गेट, तीनों टेस्ट जो है ना ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। इनका क्राइटेरिया क्या होता है वो मैं आगे चल के बताता हूँ, इनका पैटर्न क्या होता है वो भी मैं आगे चल के बताता हूँ। लेकिन ये 3 डिफरेंट टेस्ट हैं जिनमें 2 टेस्ट जो है गेट और हेट जो है वो आपने एप्लीकेशन जो है ना अप्लाई करने से पहले अगर आपने जो है ना टेस्ट दे दिया है, तो फॉर सपोज अब 6 दिसंबर लास्ट डेट है जो है ना एप्लीकेशन सबमिशन की, या 10 दिसंबर लास्ट डेट एप्लीकेशन सबमिशन की, तो आपके पास जो है ना उससे पहले अगर आपने टेस्ट दे दिया है, आपके पास स्कोर कार्ड है,
तो आप अप्लाई कर सकते हैं उनके बेसिस पे। अगर आपने अपना गेट का टेस्ट नहीं दिया, हिट का टेस्ट नहीं दिया हुआ लास्ट 2 ईयर में, तो नेक्स्ट जो ऑप्शन आपके पास बचता है वो है आईबीए की टेस्ट। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे कि हमारे पास इस टेस्ट का पैटर्न क्या होता है। तो बेसिकली ये टेस्ट जो होता है वो 3 जो है ना पोर्शन में डिवाइडेड होता है। टोटल हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो 100 होते हैं, और टाइम जो होता है वो 2 आवर होता है। उसमें 3 जो है ना पोर्शन होते हैं। सबसे पहले पोर्शन होता है वर्बल का। वर्बल को आप ऐसे समझें कि इट्स ऑल अबाउट इंग्लिश। तो इसमें जस्ट बेसिक इंग्लिश होती है जर्नल, जिसमें हमारे पास 6 डिफरेंट जो है ना टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो हर क्वेश्चन जो है ना मतलब कि 5-5 होता है, सिवाय रीडिंग कम्प्रीहेंशन को छोड़ के। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में क्या होता है कि आपके पास एक पैराग्राफ गिवन होता है, और पैराग्राफ के बाद जो है ना उससे 10 डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो उन क्वेश्चन कुछ उसमें जो है ना क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कहा जाता है कि आप जो है ना कंटेक्सचुअल मीनिंग बताएं किसी वर्ड की। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें जो है ना आपसे ईयर पूछा जाता है। तो उसमें 2 टेक्निक होते हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में जो है ना 2 डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं। एक होता है स्कैनिंग, एक होता है स्किमिंग। स्कैनिंग में क्या करते हैं, आप सबसे पहले जो है ना क्वेश्चंस पढ़ते हैं, देन आप पैराग्राफ पे जाते हैं, और उसमें जाके वो क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करते हैं यूजिंग सम सिग्नल वर्ड्स। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में यूज हुआ है 1941। तो 1941 यूज हुआ है, तो आप पैराग्राफ पढ़ते हुए जो है ना 1941 इज समथिंग व्हिच इज रिकॉग्नाइजेबल, तो उसको आप जो है ना फौरन जो है ना आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरह फिर दूसरा पोर्शन जो आता है वो आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस का। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, अक्सर लोग जो हमारे पास जिनका मैथ वीक होता है वो बड़े परेशान होते हैं इस पोर्शन में कि सर ये तो जो है ना बिल्कुल मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये क्योंकि ये जर्नल टेस्ट होता है, तो इसमें जो मैथ होती है वो अप टू जो है ना आप समझें मेट्रिकुलेशन तक होती है। तो इसमें जो प्रिपरेशन के लिए आपके पास जो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड स्टार्ट फ्रॉम जो है ना आप अगर सिंध से हैं या पंजाब से हैं या किसी और एरिया से हैं, तो आप 6 से लेके जो है ना मैट्रिक तक के जो बेसिक मैथ है उसको अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं, तो आप ये जो है ना पोर्शन अच्छे से कर सकते हैं। इसमें अगेन क्वेश्चंस होते हैं, एवरेज होते हैं 5 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन होता है, परसेंटेज होता है, और इसके अलावा प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन होता है, अलजेब्रा होता है, और इक्वेशन और इनइक्वालिटीज। तो ये क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें एक इश्यूज होता है अक्सर स्टूडेंट को, वो ये होता है कि उनका टाइम मैनेजमेंट जो है ना बड़ा क्रिटिकल होता है इस टेस्ट में, स्पेशली क्वांटिटेटिव एनालिसिस और एनालिटिकल रीजनिंग। जो थर्ड पोर्शन जो हमारा होता है इस टेस्ट का वो होता है एनालिटिकल रीजनिंग। अब एनालिटिकल रीजनिंग में हमारे पास जो है ना 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है लॉजिकल एनालिसिस, एक होता है एनालिटिकल रीजनिंग। तो दोनों के 15-15 क्वेश्चंस होते हैं। लॉजिकल एनालिसिस में आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग में तकरीबन मतलब दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। तो इनमें ये होता है कि आपने इसको अटेम्प्ट करने के लिए जो है ना अगर आप टेबल वगैरह इसकी जो है ना समझने बनाना आ जाए आपको, इनकी बनती है टेबल। मतलब आप क्वेश्चन आता है उसमें कुछ कंडीशंस गिवन होती हैं, उन कंडीशंस के बेसिस पे अगर आप एक बार उनको अंडरस्टैंड करके टेबल बना लें, तो हर क्वेश्चन के जो है ना हर पैराग्राफ के बाद उसके 5 क्वेश्चंस होते हैं। वो पैराग्राफ बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है। 5 से जो है ना 7 उसमें क्वेश्चंस होते हैं, कुछ 3 होते हैं, कुछ में। तो वंस आपने अगर वो टेबल बना लिया, तो ये आप क्वेश्चन जो है ना विद इन अ सेकेंड अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन वो जो टेबल बनाना होता है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होता है, वो टाइम टेकिंग होता है। तो इस तरह के इसमें 15 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना क्राइटेरिया सेम फॉलो होता है सकर आईबी यूनिवर्सिटी टेस्टिंग के लिए, जो मैं पीछे आपको बता के आया था। यहाँ पर गेट में भी यही फॉलो होता है, हेट में भी यही होता है, और सीबायो गेट में भी यही होता है। तीनों में यही क्राइटेरिया होता है, यही कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, यही पैटर्न होता है। अब आते हैं कि इसका सैंपल पेपर। तो इसका सैंपल पेपर तमाम जो है ना लोगों के लिए मैंने एक लिंक रख दिया है। इसमें तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे पास जो है ना आप अगर iba-sec.edu.pk/admissions/अनाउंसमेंट में जाएंगे, तो थर्ड नंबर पे इसकी जो है ना अनाउंसमेंट पड़ी हुई है MS MPhil और MS मैनेजमेंट साइंस के जो है ना अनाउंसमेंट के नाम से।
एडमिशन्स के नाम से। उसमें आपके पास सैंपल पेपर है, उसमें आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें एडवर्टाइजमेंट है। तो ये वो लिंक है जो मैं आपको जो है ना मैसेज के में भी शेयर कर देता हूँ। इन दी एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई विल शेयर दिस लिंक विथ यू पीपल। सो अब आते हैं हमारे पास एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होता है। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर को सारे को फॉलो करने के लिए हम एक और वेबसाइट हम अब जाते हैं पेज पे। तो बेसिकली इसके लिए जो मेरी स्क्रीन चेंज हुई है, आपके पास ये आ रही है अप्लाई फॉर प्रोग्राम वाली। इफ एनीवन कैन कंफर्म प्लीज। यस सर, ओके ओके। तो अब हमारे पास क्या है, ये इसकी जो है ना लिंक है अप्लाई एडमिशन .iba-sec.edu.pk। जैसे ही आप इस लिंक पे जाते हैं तो आपके पास आता है, आपके पास एक पेज आ जाएगा। लेट मी, मैं इसको लॉग आउट करता हूं ताकि आपको फिर दिखा सकूं। तो इस तरह का एक पेज आता है, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, क्रिएट एन अकाउंट और दूसरा होता है लॉगिन। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जाके अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। उस अकाउंट क्रिएट करने का सिंपल प्रोसीजर है, आप अपना ईमेल दें, फोन नंबर दें और कोई भी पासवर्ड सेट करें। वंस आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद आप आ जाते हैं लॉगिन में। तो लॉगिन में अब हमारे पास क्या होता है कि ये यहाँ पर इस साइड जो है ना लेफ्ट साइड आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जिसमें अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम, अप्लाइड प्रोग्राम, चेंज पासवर्ड और लॉग। तो हम चाहते हैं अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम। अब यहाँ पर दो हमारे पास जो है ना करंटली जो है ना प्रॉब्लम जो प्रोग्राम्स हैं जो ओपन है, एक है STHP का और एक है MS और MPhil का। STHP बेसिकली ये ग्रेजुएशन के लिए है, बैचलर के लिए, और MS के लिए है। तो हम इसमें जाते हैं सेकंड नंबर पे और सिलेक्ट प्रोग्राम करते हैं। अब ये कह रहा है कि मैंने ऑलरेडी क्योंकि एक बार फिल की हुई है डेटा, तो ये कह रहा है कि आप कॉपी करना चाहते हैं। तो डू यू वांट टू कॉपी इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस एप्लीकेशन। मैं इसको करता हूँ कैंसिल। सो ये हमारे पास एक आ गया है रिसेंट इन प्रोसेस, ये आज क्रिएट हुआ है। तो वंस ये क्रिएट हो जाने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। अब इस ओपन करने में हमारे पास यहाँ पर एक सर्किल बना हुआ है जिसमें हमारे पास है परसेंटेज, कि हमारा फॉर्म कितने परसेंट क्लियर हुआ है। तो सबसे पहले आपने अपना डिग्री टाइप देना है कि आपकी डिग्री इंफॉर्मेशन है, जिसमें आप इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट की जो है ना डिटेल इंफॉर्मेशन डालते हैं। तो मैं इसमें सिलेक्ट करता हूँ डिग्री लेवल करता हूँ मैं बैचलर। अब मेरे पास क्योंकि डिग्री थी फॉर सपोज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो अब मैं यहाँ पर मेरे पास आएगा ऑप्शन सिर्फ जो है ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेजर, और ये हमारे पास आ गया बोर्ड फॉर सपोज मैं करता हूँ सखराई के। वंस उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज है वो है मार्क्स का ना। तो स्टार्टिंग ईयर कब था, मैंने 17 में स्टार्ट किया था और इसको मैंने एंड किया था 21 में। तो 21 में यहाँ पर मैं कोई भी अपना रोल नंबर लगाता हूँ। IBA का रोल नंबर होता है इस तरह का 18 फॉर सपोज 170000 फॉर सपोज मैं एक रैंडम नंबर लगाता हूँ। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है कि हमारे पास GPA बेस है या मार्क बेस है। तो हमारा GPA बेस था तो हम इसमें टोटल CGPA लगाते हैं 4 ऑफ 10 CGPA हमारा था फॉर सपोज 3.5, या फॉर सपोज हम करते हैं 2.5 कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट सेशन पे जाते हैं। अब यहाँ पर जो है ना वंस आपने अपना अकाउंट बना लिया तो उसके बाद आप बता दें प्रोग्राम स्टडी, पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसमें आपके फादर गार्जियन इंफॉर्मेशन है, एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, और स्कॉलरशिप डिटेल है, एक्सटर्नल टेस्ट रिकॉर्ड अगर आपने कोई NTS की या हेट की दी हुई है, और आपके पास एम्प्लॉयमेंट डेटा है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, और फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रोग्राम जो है ना प्रोग्राम ऑफ स्टडी हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास हम सिलेक्ट करते हैं कौन से कैंपस में करना चाहते हैं, क्योंकि हम मेन कैंपस में करना चाहते हैं।
अब हमारे पास यहाँ पर जो है ना ऑप्शन सारे एमएस का एमई का, तो हम एमएस करते हैं और इसको करते हैं 8। अच्छा, इसमें एक चीज था कि प्रीवियसली हमारे पास एक एरर आता था, और वो एरर ये होता था कि अगर फॉर सपोज आपकी डिग्री है बैचलर है आप इलेक्ट्रिकल में या किसी और में, तो आप यहाँ पर जो है यहाँ पर सिलेक्शन के लिए जो है ना कंप्यूटर साइंस नहीं कर सकते थे, कहता था इट्स नॉट रिलेवेंट। तो अब इन्होंने क्या किया है कि वो ऑप्शन खत्म कर दिया है। अब यहाँ पर हम अपनी प्रेफरेंस देते हैं कि ये हमारा फर्स्ट है। अगर आप फॉर सपोज कोई और प्रोग्राम भी ऐड करना चाहते हैं, प्रोग्राम सेम प्रोग्राम ऑलरेडी एडेड, फॉर सपोज मैं करता हूँ एमई इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये अब सेकंड चॉइस जो मैं ऐड कर रहा हूँ, इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर कह रहा है ओनली वन प्रोग्राम जो है ना अलाउड अंडर दिस ग्रुप। लास्ट टाइम ये था कि हमारे पास ये मल्टीपल ऑप्शंस होते थे, तो जिसमें ये होता था कि फॉर सपोज अब मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है तो मैं कंप्यूटर साइंस में नहीं कर सकता था। तो उसके लिए क्या होता था कि हम यहाँ पर अपनी जो है ना डिग्री जो पीछे हमने लगाया कंप्यूटर साइंस लगाते थे, या यहाँ पर हम मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करते थे कि मेन कैंपस है, प्रेफरेंस जो है फर्स्ट प्रेफरेंस जो है हमारी कंप्यूटर साइंस को है, सेकंड जो है वो हमारी है फॉर सपोज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को। और ये इस वजह से था कि हमारे पास कंप्यूटर साइंस में सीट्स जो थी वो लिमिटेड थी, ओनली 23 सीट्स थी। तो इस अगर आप 23 टॉप 23 कंप्यूटर साइंस के आ गए बैचलर जिनकी कंप्यूटर साइंस में, तो प्रेफरेंस उनको दी जाती थी। और जो बाकी जिनका डिसिप्लिन चेंज होता था बैचलर का, तो वो वेटिंग लिस्ट में जाते थे। लेकिन इस बार ये हुआ है कि इस बार ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है और कोई भी सीट्स लिमिट नहीं है। तो इस बार आप जो है ना 50 स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं। तो इस वजह से जो है ना कोई भी लिमिटेशन नहीं है, इसी वजह से इन्होंने क्या किया है, एक ही प्रेफरेंस दिया। तो ये हम करते हैं इसको सेव। तो अभी तक हमारे पास 0 है। जैसे ही हमने इसको सेव किया तो हमारे पास 10% ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेज इसी तरह आपने जो है ना अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लगानी है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपके पास क्या क्या चीजें होंगी कि आपका जो है ना फॉर सपोज फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, जेंडर, रिलीजन, ग्रुप, ब्लड ग्रुप हो गया आपका, आपको कोई डिसेबिलिटी है या कोई स्पेशल नीड है आपकी, उसके अलावा नेशनलिटी का है, उसके अलावा पेमेंट जो है ना परमानेंट एड्रेस क्या है आपका, और मेलिंग एड्रेस क्या है। तो ये आपके सारे डिटेल्स होंगे। इसके बाद जो है ना आपके पास अंडरटेकिंग टेकिंग होगा। जैसे ही आप अंडरटेकिंग क्लिक करते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। क्योंकि मैंने ये फिल नहीं किया तो आई डोंट थिंक सो कि इट विल मूव टू नेक्स्ट स्टेज। सो ये नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जा रहा, तो मैं इसको करता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट स्टेज जो है फादर गार्जियन का। सो आई थिंक आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। मेरे पास 9 मिनट है तो मैं इसको वाइंड अप करता हूँ ना जल्दी जल्दी। तो इसी तरह आपके पास और मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनमें आपके पास आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हम आ जाते हैं फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास कौन कौन से, रिसेंट फोटोग्राफ होगा हमारे पास, सीएनआई से होगा, लोकल डोमिसाइल होगा। उसके अलावा हमारे पास बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए और बैचलर की हमारे पास डिग्री भी चाहिए, दोनों चीजें रिक्वायर होती है। उसके साथ ही हमारे पास एफएससी की और मैट्रिक की जो है ना मार्कशीट रिक्वायर होती है, और एनटीएस या एसटीएस का स्कोर अगर अवेलेबल है इफ एप्लीकेबल। ये चीजें आपने जैसे ही अपलोड की तो ये यहाँ पर जो है ना 100 आ जाएगा। 1 से 100 हो जाता है तो उसके बाद आपके पास जो है ना फॉर्म सबमिट करते हैं और एक चालान जनरेट होता है। और वो जैसे ही चालान आप जनरेट करते हैं तो वो चालान आप वन लिंक के जरिए भी पे कर सकते थे, प्रीवियसली ऐसा था। आई एम नॉट श्योर कि अभी वो वन लिंक के जरिए है या नहीं है, और अदरवाइज आप बैंक से चालान पे कर सकते हैं ये। तो ये हमारे पास कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसीजर था। तो अब आते हैं हम वापसी अपनी प्रेजेंटेशन पे। तो ये हमारे पास कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसीजर था। अब आपके पास इसके related कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वी हैव 8 मिनट्स। तो आप वन बाय वन जो है ना क्वेश्चन पूछते जाएं, तो ताकि आपकी जो भी क्यूरीज है उनको हम जो है ना कंप्लीट जो डिस्कस कर सकें। यस, एनीवन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। आई थिंक किसी को भी कोई क्वेश्चन नहीं है,
तो मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ जब तक, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप फौरन आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा और क्वेश्चन कीजिएगा। तो इसके अलावा हमारे पास सकर आईबीए में एमएस करने का जो एक बेनिफिट ये है कि हमारे पास मल्टीपल जो है एक्सचेंज प्रोग्राम्स चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास कनेक्ट का था, जिसमें नॉरपॉट के नाम से एक जो है ना एक्सचेंज प्रोग्राम था, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि एक एमओयू साइन किया था एनटीए यूनिवर्सिटी जो है नॉर्वे की। तो उसमें क्या होता था कि हर पेज से जो है ना 6 स्टूडेंट हर साल जो है ना वो यहाँ से नॉर्वे जाते थे, 4 माह अपने वहाँ पर रिसर्च पे स्पेंड करते थे, 4 माह के बाद वापसी आते थे और ये सारा फुली फंडेड होता था। तो हमारे पास ये सिलेक्शन क्राइटेरिया का क्या था कि आपके पास रिसर्च बैकग्राउंड हो और आपकी सीजीपीए भी अच्छी हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो। उसके अलावा हमारे पास अभी जो है ना एरास्मस से भी जो है ना हमारा जो एमओयू हो रहा है, और उसके अलावा हमारे पास चाइना का जो वुहान यूनिवर्सिटी है उसके साथ भी एमओयू हुआ है। तो यहाँ से ये बेनिफिट है सकर आईपीएस से कि एक तो आपका रिसर्च बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है, दूसरा है कि यहाँ आपको जो है ना वंस आप फॉर सपोज एक सेमेस्टर आप किसी और जो है ना ओवरसीज स्कॉलरशिप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी किसी में लगा के आते हैं तो पीएचडी आपकी बड़ी इजी हो जाती है। उसका एक रीजन ये होता है कि आपको रिकमेंडेशन लेटर अच्छा मिल जाता है, दूसरा ये होता है कि आपकी आइल्स की रिक्वायरमेंट ज्यादातर जो है ना खत्म हो जाती है। कि आप अगर किसी इंजीनियर हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में से अगर आपने जो है एक सेमेस्टर स्पेंड किया है तो वो आपका रिकमेंडेशन लेटर इनफ होता है ये जस्टिफिकेशन देने के लिए। तो आपको आयल्स की स्पेशली जो यूरोप के लिए जो अप्लाई करते हैं उनको आयल्स रिक्वायर होता है, तो वो कंडीशन खत्म हो जाती है। सो आई थिंक नो वन हैज एनी क्वेश्चन एंड वी स्टिल हैव 5 मिनट्स। तो आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क एंड आई एम हेयर टू आंसर योर क्यूरीज। और हमारा मकसद भी यही है कि हम आपको गाइड करें और आपको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करें। आई थिंक नो वन हैज क्वेश्चन, तो लेट्स मूव टू एडमिशन वाले पोर्टल पे हम जाते हैं। वहां पर मैं आपको जो है ना सैंपल पेपर दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सेकंड नंबर पे आपके पास जो है MSME एमफिल स्प्रिंग 2020। इसमें 3 डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, एक है सैंपल पेपर, एक है एडवर्टाइजमेंट और एक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हम आ जाते हैं सैंपल पेपर पे। लेट्स ओपन दिस पीडीएफ। अब इसमें हमारे पास कोर्स स्कीमा होता है, ये हमारे पास जो है ना चीजें हो गई। कोर्स स्कीमा में आपको बताना भूल गया हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास वर्बल रीजनिंग के इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ये सारा का सारा अवेलेबल है। पोजीशंस होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, अगर ये आप एक अटेम्प्ट करें तो इस तरह का आपको जो है ना इंटरनेट से डिफरेंट यूट्यूब चैनल से इस तरह की जो है ना प्रिपरेशन हो जाती है। लेकिन इसके लिए जो है बेस्ट जो बुक है वो है आपके पास गेट्स जर्नल का बुक, जो हमारे पास डॉगर्स या हो गया हाई ब्रेन हो गया उनके बुक हैं, तो वो आप ले सकते हैं, वहां से आपकी तैयारी हो सकती है अच्छी। अब आ जाते हैं हम यहाँ से आ जाते हैं एडमिशन ग्रेजुएट प्रोग्राम। ग्रेजुएट प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस, यहाँ पर हम कोर्सेज देखेंगे। कंप्यूटर साइंस, ये हमारे पास फैकल्टी है कंप्लीट, तो इसमें हमारे पास अच्छा, यहाँ पर आपको जो है ना ये स्टूडेंट्स के सारे जो रिसोर्सेज हैं तकरीबन सारी चीजें यहाँ से आपको मिल जाती हैं। तो जो भी आपको फॉर्म वगैरह चाहिए होता है, हॉस्टल के लिए चाहिए होता है, किसी और चीज के लिए, तो वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास ये एक पड़ा हुआ है इसमें रिसोर्सेज का, मैंने आज ही डाउनलोड किया था कि इट्स नॉट है। हम एक काम करते हैं, सकराई यूनिवर्सिटी एमएस प्रोग्राम, सकराई यूनिवर्सिटी एमएस इन कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हमारे पास एक पीडीएफ तो हम ओपन करते हैं। तो लेट मी कन्वर्ट टू, हम करते हैं इसको दो। हम्म,
तो हमारे पास अब कोर्सेज कितने होते हैं? बेसिकली एमएस में हमारे पास टोटल जो है वो 10 कोर्सेज हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास 3 कोर होते हैं और 7 इलेक्टिव होते हैं, जिसमें एक हमारे पास यूनिवर्सिटी का कोर होता है। तो हमारे पास डिफरेंट जो है ना कैटेगरीज कोर कोर्सेज हमारे पास टोटल जो है क्रेडिट आवर होते हैं 9, और हर कोर्स जो है हमारे पास क्या होता है 3 क्रेडिट आवर्स का होता है। तो यहाँ पर क्रेडिट आवर क्या होता है कि आपका जो है ना एक वीक में कितने जो है ना क्लासेस होंगे, तो देयर आर 3 क्रेडिट आवर फॉर ईच कोर्स। स्पेशलाइजेशन जो है हमारे पास इलेक्टिव कोर्स 15 होते हैं, और थीसिस बेस जो है आपको आजकल ऑफर कर रहा है, कोर्स बेस नहीं कर रहा है आई थिंक। तो थीसिस बेस में क्या होता है आपके पास 6 क्रेडिट आवर्स होते हैं। तो ये भी आप गूगल पे लिखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। एंड वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिनिश दिस। सो ये आपको वहां से सारी डिटेल मिल जाएगी। आई थिंक इट्स क्लियर फॉर यू पीपल। अगर